बच्चों, आज हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल का मतलब होता है कि कोई दो चीज पेयर में हो। जैसे हमारे पास एक कॉइल है जिसको हम प्राइमरी कॉइल कह सकते हैं और ये सेकेंडरी कॉइल। अब आप देख सकते हैं प्राइमरी कॉइल में हमने सेल लगा रखा है, यानी बैटरी लगा रखी है जो करंट प्रोवाइड कर रही है, और दूसरी वाली कॉइल में हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जिससे हमें मालूम चलेगा कि इसमें करंट फ्लो हो रही है या नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जब कभी किसी प्राइमरी कॉइल मतलब किसी कॉइल में अगर हम करंट प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा मान लीजिए इस तरह से क्रिएट हो रहा है। आप ऐसे समझिए, क्रिएट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है प्राइमरी में। अब क्या करें, हम रिहोस्टेट से प्राइमरी कॉइल में चेंज लाएं, करंट का करंट बढ़ाएं घटाएं, या हम इसको स्टॉप करें स्टार्ट करें, मतलब चेंज करें। तो जब चेंज करेंगे तो फैराडे के रूल के हिसाब से ये जो फ्लक्स है इसमें भी चेंज आएगा। जब इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा तो इस कॉइल में ये फ्लक्स इंटर करेगा, क्योंकि ये नजदीक में रखी है, पास में रखी है, तो ये जो फ्लक्स है वो इसमें भी एंटर करेगा, यानी सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स आएगा। तो कहने का मतलब फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में, जबकि यहां बैटरी नहीं लगी है। और हमें अच्छी तरह पता है अकॉर्डिंग टू फैराडे रूल कि अगर किसी भी कॉइल में फ्लक्स चेंज करें, किसी कॉइल के अंदर अगर फ्लक्स चेंज करें तो उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाती है, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और वो करंट इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या हुआ कि अगर कोई दो कॉइल पास में रखी हो और एक प्राइमरी कॉइल में, अगर एक हम प्राइमरी कॉइल मान रहे हैं दूसरी सेकेंडरी कॉइल मान रहे हैं, अगर प्राइमरी कॉइल में अगर हम चेंज करते हैं करंट को तो सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब बात आती है कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो अगर हम ये मान लें कि इस प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है I1 हम मान लेते हैं, और सेकेंडरी कॉइल में मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स हैं N2, और इस प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1। तो देखिए, जो करंट I1 है जब हम इसको फ्लो कराएंगे तो इसमें फ्लक्स क्रिएट होगा। तो वो फ्लक्स कितना क्रिएट होगा, φ2, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में इसलिए 2 हमने लगा दिया सफिक्स। अब उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कितने हैं, N2। तो जैसे जैसे हम करंट में चेंज करेंगे वैसे वैसे फ्लक्स में चेंज होगा, और वैसे ही हमको टोटल फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में देखने को मिलेगा। अगर N2 और φ2 को अगर हम इस प्रोपोर्शन साइन को हटाते हैं, एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यानी m को हम लिख सकते हैं N2 φ2 अपॉन I1। अब यहां m को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम I1 की वैल्यू 1 एम्पियर लें, अगर I1 की वैल्यू 1 एम्पियर लें तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, m की वैल्यू हो जाएगी N2 φ2। तो अब यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ two coils will be equal to the flux linkage in secondary coils when unit current is flowing in primary coil। फिर से देखिए, अगर हम यूनिट करंट फ्लो कराएं प्राइमरी कॉइल में तो जो फ्लक्स लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल में वही कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे मतलब ईएमएफ के टर्म में इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक टर्म और भी होता है ईएमएफ के टर्म में, तो इसको देखते हैं हम लोग। हमें मालूम है कि जो ईएमएफ क्रिएट होता है वो होता है E2। हम इसकी बात करते हैं, इसमें कितना ईएमएफ क्रिएट होगा। तो फार्मूला हमारे पास होता है m डेल्टा φ2 अपॉन डेल्टा I1, डेल्टा φ2 अपॉन डेल्टा I1, सॉरी टाइम डेल्टा t। ठीक है, तो यहां देखिए माइनस साइन होता है, लेकिन मैंने माइनस नहीं लगाया है।
ठीक है। तो अब यहां पर अगर m अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा m/2 अपॉन डेल्टा टी। और m/2 क्या होगा, चूंकि देखिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में n2 है, तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा, सॉरी ये m बाहर निकालना पड़ेगा हमें, यहां पर आप n2 लिख सकते हैं, n2 m डेल्टा फाई 2। अब m को बाहर रखें और n2 को अंदर कर दें। m इसलिए बाहर रहेगा क्योंकि वो चेंज तो हो नहीं रहा, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए m को बाहर रखते हैं हम लोग। और n2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये मैंने अंदर रखा। n2 फाई 2 देखिए क्या है, हो सकता है n2 फाई 2 हमारा क्या होगा, n2 फाई 2 होगा mi1। तो यहां पर हम इसकी जगह लिख सकते हैं डेल्टा n2 फाई 2। यहां पर m लगाने की जरूरत नहीं है, देखिए यहां पर m लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप m आ जाएगा, हमें सिर्फ ये लगाना था, यहां m लगाने की जरूरत नहीं है। n2 डेल्टा फाई 2, इसको थोड़ा सा एक बार ठीक कर देते हैं, n2 और यहां पर हम इसको n2 अंदर कर देते हैं, तो डेल्टा के अंदर आ जाएगा n2 फाई 2 और डेल्टा t e2। अब n2 फाई 2 हमारा क्या है, mi1, तो यहां वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा mi1 अपॉन डेल्टा t, ये हो गया e2। अब m बाहर कर लीजिए आप, तो जब m बाहर कर लेंगे तो डेल्टा i1 अपॉन डेल्टा t। अब इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, m अपॉन डेल्टा i1 अपॉन डेल्टा t। अगर हमें m डिफाइन करना है तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा i1 अपॉन, नहीं एक मिनट, हाँ m अगर हमको डिफाइन करना है तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू e2 और अपॉन डेल्टा i1 अपॉन डेल्टा t। ये देखिए ये आ गया आपका, m डिफाइन करना तो ये पूरा नीचे चला जाएगा। अब अगर m डिफाइन करना है तो इस चीज को 1 करना पड़ेगा। अगर हम 1 एम्पियर पर सेकेंड प्राइमरी कॉइल में अगर डेल्टा i1 अपॉन डेल्टा t 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए यानी 1 हो जाए, तो हम m को क्या लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं e2। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा EMF होगा जनरेट सेकेंडरी कॉइल में, यानी जो करंट फ्लो हो रही है उससे वोल्टेज क्रिएट, भाई करंट कब फ्लो होती है, जब वोल्टेज क्रिएट होता है, जो इसमें वोल्टेज क्रिएट होगा वही हमारा m के इक्वल होगा। तो अब डिफाइन कैसे करोगे, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विल ऑफ टू कॉइल्स विल बी इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू EMF प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन यूनिट करंट, यानी इन यूनिट करंट इन प्राइमरी कॉइल द यूनिट करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में I1 है ना, तो प्राइमरी कॉइल में अगर एक यूनिट करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से, तो जो इसमें वोल्टेज क्रिएट होगा E2 वही हमारा m के बराबर होगा। ये हमारा m की डिफिनेशन हो गई और इसी को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। आप दोनों से इसको डिफाइन कर, फार्मूले आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सवाल उठता है कि यहां पर ये एयर कॉइल थी, इसको हमने वैक्यूम मतलब इसके अंदर एयर थी, अगर हम कोई लोहे की चीज इसमें रख दें, आयरन कोर रख दें, तो आयरन कोर को रखने से क्या फर्क आएगा, तो आपको मालूम है जब आयरन कोर अगर हम इसमें रखेंगे आयरन कोर, तो इसका ये जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगर आयरन कोर, क्योंकि परमिएबिलिटी उसकी जो है हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका आपका फ्लक्स बढ़ेगा, EMF बढ़ेगा, और जिसकी वजह से हमारा m जो है क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कभी पूछ सकते हैं। तो ये इसका जो है थ्योरी है। अब हम एक न्यूमेरिकल पे भी आते हैं कि इस पे एक न्यूमेरिकल जो है करने की कोशिश करेंगे कि ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए न्यूमेरिकल मेरे पास है, तो मैं इस पर एक आपको न्यूमेरिकल भी करा देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। देखिए ये वैसे तो ये ISC में पूछा गया था, लेकिन ये ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं भी इसको पूछा जा सकता है, चाहे वो बोर्ड कोई भी हो, उसका कोई अर्थ नहीं है।
देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल पी डिक्रीजेस फ्रॉम 50 टू 0, यानी करंट चेंज जो हो रहा है, चेंज ऑफ करंट I1 जिसको कह सकते हो, वो हो रहा है 50 टू 0, यानी 50 टू 0। अब समझिए यहाँ करंट चेंज हो रहा है 50 टू 0, तो यानी कि जो पहले 50 था अब 0 हो गया। ठीक है, तो फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे। पहले 50 था अब 0 हो गया, तो फाइनल हमारा 0 हो गया 50 हो गया, तो 0 माइनस 50 का मतलब क्या आएगा, -50 एम्पियर कह सकते हैं। और ऐसा कितने समय में हो रहा है, कहता है ऐसा हो रहा है टाइम में 0.2, यानी कि टाइम जो है हमारा वो है 0.2 सेकेंड। क्वेश्चन हमें क्या पूछता है, 60 वोल्ट इंड्यूस्ड अक्रॉस द टर्मिनल। अच्छा, जो दूसरी कॉइल है क्यू कॉइल में, यानी इस वाले, यानी कि एस यहाँ पे हमने सेकेंडरी लिया है, वहां पे पी और क्यू लिया है, तो क्यू कॉइल में उसने वोल्टेज जो जनरेट हो जा रहा है ईएमएफ, तो उसकी वैल्यू उसने दे रखी E2, तो उसको हम E2 कहेंगे, और वो दे रखा है 60 वोल्ट। फिर कहता है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए अब वही फार्मूला अपने पास, हमारे पास जो है वही लगाते हैं, ये वाला। ठीक है, वैसे तो यहाँ माइनस साइन लेते हैं, लेकिन मैंने माइनस नहीं लिया है, तो अब माइनस हम लोग ले सकते हैं। m इज इक्वल टू -E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। तो अब देखिए यहाँ पर -E2 हमको दिया हुआ है 60, और डेल्टा I1 कितना है -50, और टाइम कितना दिया है हमारा 0.2। तो देखिए ये माइनस माइनस हमारा क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 60 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 0.2 अपॉन 50। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसके पास एक और 0 आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 0.2 अपॉन 5। अब यहां देखें अगर, तो 5 से 6 का डिवाइड करें, ये आ जाएगा 1.2 इंटू 0.2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 24, 0.24, ये आपका आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन का हेनरी, इसको हम लोग कहते हैं हेनरी। इसकी यूनिट हमने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि सेल्फ इंडक्शन की भी वही यूनिट होगी और इसकी भी। तो इसका जो है जो करने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या इसका तरीका होगा। और यहाँ पर अगर मेरे ख्याल में 5.0 यानी 50, सॉरी इसमें जो है नहीं, ठीक है 52, हाँ ठीक है, इसमें आंसर गलत छपा हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। मैंने थ्योरी भी इसकी समझाई है और इसका एक न्यूमेरिकल भी कराया है कि कैसे इसको करते हैं। इसमें कोई भी चीज आपको दी होगी, कुछ भी निकालना होगा, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। तो उम्मीद है बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। गुड बाय।